नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। क्योंकि देखा जाए तो लगातार उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक गिरते ही चले जा रहे हैं। इसके ऊपर मुझे कुछ कमेंट्स भी आया था कि सर इसके ऊपर आपके क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। एक डेटा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसको देखने के बाद आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा कि एक्चुअली शेयर गिर क्यों रहा है? उसके पीछे रीज़न कौन-सा है? वो सबसे पहले जानना है। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसा बैंक है जो हाईएस्टली एफडी का रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। सेविंग अकाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट वो हाईएस्टली देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखिए जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, वो छोटे-छोटे गाँव-गाँव में जाकर ग्रुप को लोन देते हैं और उस ग्रुप के लोन देने के कारण उस ग्रुप से इंटरेस्ट ज़्यादा चार्जेस करते हैं और उसी इंटरेस्ट से कम बैंक अच्छा खासा चलते हैं। और इसीलिए इतने दिनों से इसी काम के वजह से इस तरीके से जो ग्रुप लोन दिया जा रहा था, जो स्मॉल फाइनेंस के बैंक से जो ग्रुप लोन दिया जा रहा था, वो लोन के कारण बैंक जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा था। और बैंक ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस इसीलिए किया क्योंकि बैंक ने जो एनपीए को मतलब डिक्लेयर किया लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में, वो सचमुच बहुत शानदार है। अभी एनपीए होता क्या है? एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब किसी बैंक का मार्केट में कितना लोन मार्केट में कितना लोन बैंक ने दिया और उस लोन लोन का कितना पैसा मार्केट से उठा नहीं पाए, तो उसी को कहा जाता है एनपीए। तो चलो सबसे पहले वो एनपीए के डेटा मैं आपको एक बार दिखा दूं, उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए, पहले 3.29% का एनपीए हुआ करता था। मतलब अगर आपके जेब में 100 रुपया आपने किसी को दिया और वो 100 रुपया आप मार्केट से उठा नहीं पाए, जिसको आपने दिया वो बता रहा है कि चलो मैं तुमको ना 97 रुपीज दे सकता हूँ, बाकी 3 रुपीज में नहीं देने वाला हूँ। क्योंकि आपके साथ जो डील हुआ था कि 100 रुपीज के बदले में आपको 110 रुपीज देना पड़ेगा, तो उल्टा आपको तो इंटरेस्ट तो नहीं मिला। उसके बाद भी आपका जो टोटल कैपिटल है उस कैपिटल से भी पैसा चला गया। तो इसी तरीके से चीजों को नेट एनपीए कहा जाता है। और इसी एनपीए का परसेंटेज आपको शायद लग रहा होगा कि चलो 3% ही क्या होगा, 3%, करोड़ का मार्केट कैप में 3% बहुत ज्यादा होते हैं। तो धीरे धीरे करके देखिए कंपनी किस तरीके से उसको 0.04 तक लेके आ गया था, 0.04, 0.06, 0.09। फिर से वो एनपीए इस बार हाईएस्टली देखने को मिला। और यही एक मेन वजह है, यही एक मेन रीजन है जहां पे कंपनी के ऊपर झटका लगा है। ये जो शेयर लगातार गिरते चले जा रहे हैं ना, ये जो शेयर लगातार गिरते चले जा रहे हैं, जो एक टाइम 60 के ऊपर था, आज 30 के आसपास देखने को मिला। अराउंड अराउंड 50% के आसपास क्रैश कंपनी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 50% क्रैश। इसीलिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। अभी चलो मेन मुद्दे के ऊपर बात कर लेता हूँ कि ऐसे गिरावट क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन कौन सा है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया के रिसेंटली जो महंगाई का जो परसेंटेज ऑफ रेट आया है, वो कितना हो चुके हैं? 6.20% के आसपास। तो आप खुद ही में चलो एक बार आपको दिखाया था। देखिए करंटली जो डेटा आया है, जो इन्फ्लेशन का जो रेट है 2024 के हिसाब से 6.21। और ये आज तक की हाईएस्ट मतलब महंगाई है, आज तक के हिसाब से हाईएस्ट महंगाई है। तो सोचिए, अगर आप इस जितने जगह पे आप इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उस मतलब जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट अगर आपका महंगाई को बीट नहीं कर पा रहा है, तो वो इंटरेस्ट तो मतलब बेकार है। तो क्योंकि देखिए जो एफडी है यहाँ पे, जो मतलब देखा जाए तो यूनियन बैंक का जो एफडी है, सीनियर सिटीजन को 8.5 8.75% के आसपास और बाकी लोगों को 8.25% के आसपास। तो मैं सीधा सीधा कहूँ कि जो महंगाई है, उस महंगाई का जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज से भी ज्यादा इंटरेस्ट इस बैंक ने दे रहा है। मतलब एफडी का रेट से हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा दे रहा है। तो यहाँ पे तो खुशी का बात है, मगर यही बैंक के लिए दुख का बात है। दुख का बात क्यों है? क्योंकि देखिए, आरबीआई ने, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आरबीआई ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, आरबीआई ने एक रूल्स जारी किया कि जितने सारे बैंक्स लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर एक रूल्स लागू होगा। तो रूल्स क्या है? देखिए मैं एक बार आपको सिंपल जगह पे यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, लोन देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं। बेसिकली लोन जब आप प्रोवाइड करते हैं, कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, तो दो तरीके से देखा जाता है। एक सिक्योर लोन और दूसरा अनसिक्योर लोन। अभी सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन होता क्या है? देखिए मान के चलिए आपने कुछ बैंक में जाकर आपने बोला कि मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। तो इसके अगेंस्ट में बैंक आपको क्या कहेंगे, चलो आप आपका घर को मतलब घर का कागज मेरे पास रखिए, नहीं तो आपका कोई एसेट है तो रखिए, ज्वेलरी रखिए, तभी मैं आपको लोन देने वाला हूँ।
तो इसको कहा जाता है सिक्योर लोन, क्योंकि जो व्यक्ति ने लोन लिया अगर वो भाग भी जाएगा तो उसके एसेट को बैंक बेचकर वो पैसा निकाल लेंगे, तो इसको कहा जाता है सिक्योर लोन। और दूसरा है अनसिक्योर लोन, जहाँ पे क्या कहा जाता है कि कोई भी मतलब घर के जो कागजात है, प्रॉपर्टीज है, उसको गिरवी ना रखकर ही लोन दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है अनसिक्योर्ड लोन। तो जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना, तो वो बैंक इसी लोन को सबसे ज्यादा दी मतलब अभी से इतने दिनों से प्रोवाइड कर रहे थे। और इसमें इसके कारण बहुत सारे बैंक्स में एनपी भी बढ़ गया था, क्योंकि कुछ भी गिरवी ना रखकर अगर लोन दिया जाता है तो वहां पे तो दिक्कत होगा ही। तो वो लोग अगर लोन ना दे पाए तो बैंक तो खतरे में आएगा, एनपीए बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई ने रूल्स चेंज किया कि अनसिक्योर लोन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाए, आप नहीं कर सकते हैं। अभी जो लोन आपको देना है आप सिक्योर के हिसाब से लोन दीजिए। और यही बात सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बहुत बड़ा झटके का सामना करना पड़ा, क्योंकि देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, साथ ही साथ एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक्स का हालत आज उतना खराब नहीं है जिस तरीके से हालत स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर है। एक एक करके स्मॉल फाइनेंस बैंक को देख लीजिए। मैंने पहले भी वीडियो आपको डिस्कस किया दूसरे में दो स्मॉल बैंक के बारे में, तो उज्जीवन बैंक के बारे में भी सेम टू सेम हालत मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं अभी आपको वो प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। देखिए इतने दिनों से क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, ध्यान से देखना। 2021 में 650 करोड़ और अराउंड 990 करोड़। उसके बाद 2023 में 1300 करोड़, अभी कितना है 1600 करोड़। कंपनी के रेवेन्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब कंपनी रेवेन्यू ठीक ठाक कर रहा है। इंटरेस्ट, चलो वो भी इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं क्योंकि लोन ज्यादा लिया है। एक्सपेंस देखिए, कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। अब इसी के कारण कंपनी का तो प्रॉफिट मार्जिन भी घट गया। तो बेसिकली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है देखिए, पिछले बार कितना था 328 करोड़, इस बार कितना बना 230 करोड़ के आसपास। तो सीधा सीधा कंपनी का 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट कम हो गया। अभी 100 मतलब 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट कम, मतलब एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और वो भी इतनी छोटे कंपनी के ऊपर। छोटे मतलब छोटा तो मैं कहूंगा ही, क्योंकि जिसका मार्केट कैप से 6,500 करोड़ है, तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, एक स्मॉल कैप बैंक है। तो इसमें ग्रोथ होने का चांसेस क्या है? हाँ बिल्कुल है। आरबीआई के जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करने में बैंक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इतने दिनों से जो ग्रुप को लोन दिया जा रहा था वो ग्रुप तो खुद के जेब से खुद के प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखेंगे, क्योंकि ग्रुप का मतलब है, मान के चलिए 10 लोगों को मिलकर एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप ने लोन लिया और पूरा ग्रुप उसको लोन को मिटाएगा इंटरेस्ट के साथ। तो अगर आप बैंक कहेंगे कि चलो आपका कोई एसेट गिरवी रखो उसके बाद लोन देने वाला हूँ, तो ग्रुप लोन नहीं लेने वाले हैं। तो ये बात तो क्लियर हो चुके हैं। तो यही एक कारण है जिसके कारण बैंक लगातार गिरते चले जा रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि बैंक में खराब परफॉर्मेंस किया, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आरबीआई की एक रूल्स रेगुलेशन चेंज होने के कारण बैंक का हालत बिगड़ गया। अगर आरबीआई का रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं होता तो आज उज्जीवन बैंक लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर किया होता। मैं एक बार आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कंपनी जो कहाँ तक चला गया था, ओवरऑल 62 तक चला गया था और आज कहाँ पे 34, ऑलमोस्ट 50% करेक्शन हो चुके हैं। अभी देखिए करेक्शन को दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बैलेंस शीट के ऊपर जाऊंगा। देखिए कंपनी के ऊपर बोरिंग्स लगातार बढ़ते चले गए, मतलब कंपनी के जो एसेट मतलब जो कंपनी के जो टोटल बोरिंग्स ज्यादा लेने का मतलब क्या है, कंपनी के पास ज्यादा पैसा है, उस पैसे को कंपनी क्या करने वाले, दूसरों को लोन देने वाले, दूसरों को लोन के हिसाब से बांटने वाले, उसी लोन से बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। CWIP को मैं छोड़ ही देता हूँ। कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। प्रोमोटर ने पूरा माल बेच दिया, क्योंकि बैंक के रूल्स के हिसाब से प्रोमोटर के पास ये होल्डिंग ना भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रोमोटर के पास जीरो भी होल्डिंग है तो मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बैंकिंग के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो जीरो कर दिया, अच्छी बात है। आप कहेंगे सर ऐसे कौन सा बैंक में है जहाँ पे जीरो है? चलो मैं एक बैंक का नाम बता देता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक। इतने बड़े बैंक के नाम मैंने आपको बता दिया जिसका होल्डिंग जीरो है। आप मुझे एक बैंक के बारे में कमेंट्स करके बताइए कौन सा बैंक है जिसका प्रोमोटर होल्डिंग जीरो है। तो चलो यहाँ पे देखिए एफआईएस के पास होल्डिंग 20% हो चुके हैं। 20%, 24% था, अभी कुछ क्वांटिटी को बेचा गया है। अभी बेचा कब गया, ध्यान से देखना, जून के बाद सितंबर क्वार्टर में। क्यों बेचा गया? क्योंकि आरबीआई के रूल्स आ गया। उसी रूल्स के अकॉर्डिंग तो इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि एक कब कंपनी रिकवरी करेगा, कब इस तरीके से आरबीआई के रूल्स को फॉलो करके फिर से रिकवरी कर पाएंगे, फिर से वो
लोन को ठीक-ठाक बाँट पाएँगे, तब तक इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर बने नहीं रहेंगे। इसीलिए कंपनी के ऊपर माल बेचा और इसीलिए कंपनी गिरते चले जा रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं ना कि शेयर क्यों गिरा है, इसके पीछे आपको रीज़न जानना है। तो रीज़न अगर आपके पास क्लियर है, तो उस कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। देखिए कंपनी के ऊपर अभी इन्वेस्टर के हिसाब से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पब्लिक के पास है, क्योंकि सस्ता कंपनी पब्लिक को अच्छा लगता है। तो मैं उज्जीवन बैंक के ऊपर एज ए व्यू के हिसाब से मैं क्या देख रहा हूँ, चलो एक बार मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं कंपनी के चार्ट को देखूँ तो कंपनी की जब लिस्टिंग हुआ था तब इसका प्राइस था 64 के आसपास, और ये कंपनी के लाइफ टाइम हाई था। कंपनी जब करेक्शन हुआ उसके बाद फिर से बाउंस बैक किया बहुत शानदार तरीके से, और कंपनी लिस्टिंग तब हुआ जब कंपनी की लिस्टिंग होने के बाद ही कोविड आ गया। कंपनी बुरी तरीके से फंसे, उसके बाद और भी गिरे। लोग लोग सोचे कि कंपनी खत्म हो जाएगा। मेरा एक दोस्त एम्प्लॉय भी है उज्जीवन बैंक का, उन्होंने खुद कहा कि मुझे एम्प्लॉय कोटा में आईपीओ में शेयर मिला था, उसके अगेंस्ट में मुझे तो बुरी तरीके से लॉस हुआ। तभी मैंने उसको बताया, मुझे जिस तरीके से डेटा देखने को मिला था, मुझे लग रहा था कि कंपनी लाइफ टाइम हाई को एक बार टच करेगा, और वो ही हुआ। देखिए मेरे कहने पे हुआ ऐसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं जितने एनालिसिस कर पाया हूँ उसके बेसिस में उसको बताया था। तो वो अभी तक होल्डिंग करके रखे हैं, मेरे पास भी कुछ क्वांटिटीज है। तो मैंने इस जगह पे एक्चुअली एंट्री लिया था, एक प्रीवियस वीडियो मेरा है, जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी लाइफ टाइम हाई करने के बाद बुरी तरीके से गिर रहा है। क्या कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल रहेगा? देखिए इसका अगर मैं सपोर्ट लेवल को मैं चर्चा करूँ तो वो फाइनली एक सपोर्ट लेवल तक आ चुके हैं, क्योंकि देखिए कंपनी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, क्रैश हो गया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, क्रैश हो गया, फाइनली वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। मतलब वही लेवल को अभी ये सपोर्ट बनाएगा। जो रेजिस्टेंस बनता है वही लेवल को अभी सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजीज क्या मैं यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। देखिए मैं जो स्ट्रेटेजीज को फॉलो करूंगा वो है 52 वीक का हाई एंड लो का। 52 वीक का हाई एंड लो का, तो यहाँ पे 52 वीक का हाई है, यहाँ पे 52 वीक का लो का चार्ट है। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी देखिए लगातार गिरते 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 फाइनली फाइनली यहाँ पे 52 वीक लो का टच कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक टच किया है, तो एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। और दूसरा, यहाँ से कितना करेक्शन हुआ टच करने के बाद, अगर 20% करेक्शन हुए तो मैं फिर से यहाँ पे एवरेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे तक अभी तो हुआ नहीं, तो इस लेवल से जब फिर से बाउंस करके 52 वीक का हाई को टच करेंगे तब मेरा बनेगा एक एग्जिट पॉइंट। तो क्या प्रीवियस में इसी तरीके से कुछ स्ट्रेटेजीज बने थे इस कंपनी के ऊपर? चलो एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बना था, ध्यान से देखना इस चीजों को। देखिए फर्स्ट एंट्री कहाँ पे हुआ, तो फर्स्ट एंट्री एक्चुअली देखा जाए तो इस जगह पे। तो इस जगह से अगर मैं करेक्शन लेवल तक देखूं तो 20% का करेक्शन कहाँ पे हो गया था, यहाँ पे हो गया था। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गया। तो फाइनली इस जगह से मैं अगर हाइट हिट तक देखूं तो 39% का रेंज मिला, और दूसरा एंटी पॉइंट से अगर मैं हिट तक देखूं तो 0 एंटी मतलब टारगेट मिला। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी के ऊपर 39% का गेन मिला था 385 डेज में। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कंपनी के ऊपर काम करना है तो इस तरीके से आपको बैक टेस्टिंग करके कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना होगा। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ एज ए एजुकेशन पर्पस में, किसी भी तरीके से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो एक बार सारी चीजों को समझ कर सीख कर काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।